हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज कंटिन्यूअस अपनी 21 अक्टूबर की क्लास चल रही है। पीछे की सारी क्लासेस उम्मीद है कि आप रिवाइज कर रहे होगे। साथ में अपने पीडीएफ्स अपने पास फ़ोन में सेव रखिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। तो आज सबसे पहले बात करते हैं RRTS की, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? आपने अगर गुजरात के हैं तो BRTS का नाम सुना होगा, बसेस चलती होंगी। उसके अलावा ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एज के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक चीज बन चुका है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्या है कि RRTS जो है, नमो भारत जिसको नाम दिया जा रहा है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मास रैपिड सिस्टम है। मास रैपिड सिस्टम्स क्या होते हैं कि बसेस मास सिस्टम है, रैपिड नहीं है, टाइम लेती है, ठीक ठाक टाइम लेती है। अब अगर इसको रैपिड बनाना है, इसको थोड़ा जल्दी पहुंचाना है, बसों की कार्रवाई तेज करनी है, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एक लेन निर्धारित कर देंगे कि ट्रैफिक जो है उसका सामना ना करना पड़े। गुजरात के अंदर जैसे अहमदाबाद के अंदर जो BRTS चलती है, तो उसके लिए एक उसकी लेन खुद की है। उस लेन के अंदर दूसरे व्हीकल्स नहीं आ सकते, नॉर्मली वो नहीं आ सकते। तो बात यह है कि ये अगर जब उसकी अपनी खुद की एक रेल फिक्स है जिसके ऊपर उस खुद की लेन पे चलेगी, तो ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से यातायात जो है वो क्विक हो जाता है, रैपिड हो जाता है। तो इस तरह का ये मास मूवमेंट जो है उसको रैपिड करवाने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरह की तकनीकें ली जाती है। अब भारत का पहला अपना इंडिजिनस सिस्टम जिसको भारत ने खुद डेवलप किया है, फर्स्ट इंडिजिनस मास रैपिड सिस्टम RRTS, कवरिंग दिल्ली टू गाजियाबाद टू मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसको कवर करते हुए आ रहा है। तो अपने नोट करते रहेंगे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, हेडिंग डाल लीजिएगा। ये RRTS भारत का खुद निर्मित इंडिजिनस है, पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मास रैपिड सिस्टम जो है, पहला मास रैपिड सिस्टम। मास रैपिड सिस्टम कहां से कहां तक कवर करेगा? दिल्ली, नोट करते रहिएगा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक जाएगा ये। तो ये नोट रखिएगा अपने साथ। उसके अलावा RRTS है क्या, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। RRTS इज अ न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम डेडिकेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी। रीजन्स के बीच में लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। हाई सेमी स्पीड है ये, सेमी हाई स्पीड। उसके अलावा रेल बेस्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी है कि बार बार आती रहेगी ऐसी बसेस। जैसे आप लोग मेट्रो अगर आपने कभी यूज की है तो हर 2-3 मिनट के अंदर आपको एक दूसरी एक ट्रेन और आती हुई दिख जाएगी। बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार रहेगी, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कम्यूटर्स एक साथ ट्रेवल कर सके। तो वो एक सिस्टम रहता है डेडिकेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी। RRTS now called as Namo Bharat was designed with a speed of 180 kmph। इसका नाम नोट कर लीजिएगा कि भारत में अब इसे नाम दिया जा रहा है नमो भारत। ये नमो भारत नाम दिया गया है, was designed with the speed of 180 kmph। कल नाम पे आने लग गए मोदी जी के ये भी चीजें। हमारी करंट गवर्नमेंट ने पिछली सरकारों की आलोचना की थी कि अपने नामों पे सारी स्कीम्स के नाम रख दिए जाते हैं। एक वो सेइंग है बड़ी पॉपुलर, यू अल्टीमेटली बिकम व्हाट यू हेट। आप अंत में वही बन जाते हो जिससे आप नफरत करते हो। बहुत एक हेट फैलाई गई थी उस चीज़ों के लिए। हाँ, वो गलत है कि हर चीज़ में अपना पॉलिटिकल प्रचार करना, पर अब दिख रहा है कि इस सरकार की आलोचना करके हमारी जो करंट सरकार है जिन चीज़ों की, जिन मुद्दों पे आलोचना करती थी, वही काम खुद भी करने लगी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर पर स्टिक रहते हैं हम। इट इज मॉडल्ड ऑन सिस्टम्स सच एज द RER इन पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। यहाँ पर ऑलरेडी ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स चलते हैं और उनके सिस्टम्स के आधार पर ही हमने इसको मॉडल किया है। इट्स एम इज टू एंश्योर बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन। NCR वाले रीजन में, और ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, वो जो आपको कनेक्टिविटी बताई थी। और यहाँ पर एक और बात बोलिए कि 8 RRTS कॉरिडोर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं NCR के अंदर डेवलपमेंट के लिए, इस पूरे RRTC के लिए। कुल मिला के आपको याद क्या करना है, RRTS ये जो अपना रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है, इसका नाम अब से रहेगा नमो भारत। और इसके साथ आपको याद रखना है कि कहां पर आ रहा है, भारत का इंडिजिनियसली फर्स्ट
जो है, जो भारत ने खुद इसको डेवलप किया है। इसके अलावा अपने मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने खुद इंडिजिनियसली डेवलप किया हो, ऐसा ये पहला है। ये वाला कहाँ पर आ रहा है आपका? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में आ रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर, इंडिया यूके 2+2 डायलॉग। ये 2+2 डायलॉग्स बड़े न्यूज में है। क्या होते हैं ये 2+2 डायलॉग्स? यहाँ पर बात करेंगे कि एक डिफेंस मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक देश का, दूसरे देश के भी सेम डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये मिलके जब एक मीटिंग करेंगे तो इसको 2+2 डायलॉग बोला जा रहा है। इंडिया ने रिसेंटली यूके के साथ ये किया है। तो इंडिया यूके 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग में नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा। रिसेंटली किनके बीच हुआ है? इंडिया और यूके के बीच हो रहा है अभी, तो आप नोट करिएगा। भारत व इंग्लैंड के मध्य, अभी भारत व इंग्लैंड के मध्य, यूनाइटेड किंगडम तो हम बोलते हैं यूके, 2+2 डायलॉग इंडिया और यूके के बीच 2023 में। कब हुआ है? 2023 वाला अपना जो ये 2+2 डायलॉग है, ये इनके साथ हुआ है अभी। 2+2 डायलॉग का फॉर्मेट क्या है? इट इज द फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें होगा क्या कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इंडिया के मिलेंगे किससे? दूसरे सामने वाले देश के सेम पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स से। तो अलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज, तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, रणनीति के इश्यूज, सिक्योरिटी के, अपनी सुरक्षा के इश्यूज, उन सब के ऊपर बात होती है। तो ये नोट कर लीजिएगा। ये 2+2 होता क्या है? 2+2 के लिए नोट कर लीजिए। अब ये मत कहिएगा बेवकूफी में कि 2+2 4 होता है। सर 4 नहीं, इधर बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? इस 2+2 में ये 2 क्या है? ये आ रहा है आपका, एक तो होगा विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, और एक होगा उसके अलावा रक्षा मंत्री। सेम चीज दूसरे वाला देश जो है, मान लीजिए यूके है, तो यूके की तरफ से भी यही सेम, ये दोनों जो होंगे, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और उसका डिफेंस मिनिस्टर, तो ये इनके बीच में होती है मीटिंग। इंडिया का अभी प्रेजेंटली 2+2 डायलॉग जिन देशों के साथ चल रहा है उनके नाम आपके लिए अलग से लिखे गए हैं कि हमारा जापान के साथ चलता है ये, उसके अलावा रशिया के साथ चलता है, यूके के साथ चल ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड यूएसए के साथ। कुल मिला के हम लोग 5 देशों के साथ ये कर रहे हैं 2+2 डायलॉग। तो नोट कर लीजिए, भारत 2+2 डायलॉग इन देशों के साथ करता है। तो ये नाम नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 नोट कर लीजिए यूके, जो लेटेस्ट है अभी 2023। फिर 2021 के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ चालू किया था, जापान के साथ 2019 में, और यूएसए के साथ सबसे पहले चालू हुआ था 2018 में। तो ये 5 देश है जिनके साथ हम लोग ये 2+2 डायलॉग कर रहे हैं। नाम लिख लीजिएगा पांचों देशों के, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान एंड यूएसए। चारों पांचों के पांचों देश जो है मेन स्ट्रीम देश है। मैप पे आपको लोकेशन आपकी इनकी ध्यान ही होगी, और चूंकि बहुत ज्यादा कॉमन है इस वजह से पेपर के लिए उतने लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको अटैच करने के लिए बहुत सारी और चीजें अटैच करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। बेसिक मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगी इनकी लोकेशन, ये मैप में, वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है ये वाले देश जिनके नाम मैंने पांचों लिखे हुए हैं। अगर नहीं पता है कोई शर्म की बात नहीं है, अपने के ऊपर मैप में अपनी एक एटलस खरीद लीजिए। नहीं खरीदी है तो, खरीदने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने इस कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, मैं आपको उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, या पिक्चर्स जो है वर्ल्ड मैप की एक एटलस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो हमारी तरफ से करवा देंगे। तो यहाँ पर नोट करते हैं अपने आगे। इंडिया यूके 2+2 डायलॉग से आपने समझ लिया होगा ये सारी चीज क्या है 2+2 डायलॉग और किन देशों के साथ कर रहे हैं। आगे न्यूज में है रेड टाइड। क्या है ये रेड टाइड और क्यों न्यूज में? सबसे पहले तो क्यों न्यूज में उस पर बात करते हैं। एनसीसीआर है अपना, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, उसने इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि पुदुचेरी के अराउंड जो है, पौंडीचेरी जिसको हम बोलते हैं, अपना केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अराउंड जो समंदर का पानी है उसमें रेडनेस दिखाई दे रही है, सी जो है वो रेड हो रहा है। तो इसकी रिसर्च चालू हुई है। कारण क्या है इसका? कारण निकल के आ रहा है कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम। पिछली क्लास में हम लोग एल्गीज की बात कर रहे थे। एल्गीज क्या थे याद होगा आपको, तो मैंने बताया था एल्गीज एक तरह की काई है, आपको दिखाया था मैंने। एल्गीज जो है वो किस तरह से मिलके पॉलिप्स बनाएंगे, पॉलिप्स जो है उसके बाद कोरल बना देंगे, समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। और ये करते क्या है कि एल्गी और जो पॉलिप होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं।
म्यूचुअल रिलेशनशिप इस तरह की कि वो अपने आप को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और सपोर्ट करेंगे तो होगा क्या, किस मामले में सपोर्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये बात हम लोग पिछली क्लास में करके आए थे। अब वही एल्गीज जो है, अगर एल्गीज का क्या है कि एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी कि जो मान लीजिए सतह जो होगी उसके ऊपर आ जाएगी, और सतह पर आने के बाद जो सूर्य की किरणें नीचे तक पहुंचती है पानी के अंदर, वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसको बाधित करेगी। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा आ गई एल्गीज तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम विच आर रेड इन कलर, उनकी वजह से अब यहाँ पर पुदुचेरी के अंदर जो पानी है ये समंदर का, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है अभी। इट इज कॉज्ड बाय डिनोफ्लैगलेट्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, उसकी वजह से होता है। इसका इंपैक्ट क्या है? HAB हार्मफुल एल्गम ब्लूम्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट किल फिश एंड मेक शेल फिश डेंजरस टू ईट। इंसानों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बेसिक मतलब ये है कि ये जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं उसकी वजह से होगा क्या कि सूर्य की विकिरणें आएगी नहीं, और उसके बाद होगा ये कि जो मछलियां हैं वो मारी जाएगी, क्योंकि ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स जो है एक तो वो टॉक्सिक हो जाता है। जब बहुत ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तब वो टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक होने के बाद मछलियां जो है उनको नुकसान पहुंचाएगा और मछलियां मर जाएगी। या फिर जिन मछलियों का शिकार करके ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, उनको ह्यूमंस उपभोग करते हैं, उनका मानव जो है उपभोग करता है, वो मानव मारे जा सकते हैं कि उनमें इतना जहर भर जाता है तो वो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है ये शेलफिश। इट डिप्लीट्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर विच कैन किल द लिविंग क्रिएचर्स। डिप्लीट्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर विच कैन किल द लिविंग क्रिएचर्स। बात सिंपल सी है कि सनलाइट आ नहीं रही, और जब ये एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या कि ऑक्सीजन की मात्रा अंदर कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही अंदर जो समुद्र के अंदर का जो जीवन है वो बड़ा त्रस्त हो जाता है, बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा, मारे जाते हैं जीव। इट कैन ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग ऑर्गेनिजम्स डीपर इन द वाटर। तो समंदर के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है वहां तक सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो आप नोट क्या करेंगे कि ये रेड टाइड कहां पर ऑब्जर्व की गई? पुदुचेरी में ऑब्जर्व की गई है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स उसका कारण है, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स की वजह से ये रेडनेस आई। HAB फुल फॉर्म बस इसका नोट कर लीजिए, HAB हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, उधर लिखा हुआ है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स की वजह से ये जो हमारा समुद्री इकोसिस्टम है वो उसको नुकसान पहुंचाया जाए। कैसे हो रहा है ये, वो सारी हम बात कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोपिक एल्गीज है जो इनको नुकसान पहुंचा रही है। इसकी वजह से जहर बनता है जो मछलियों और इंसानों के लिए हानिकारक, मछलियों और इंसानों के लिए हानिकारक, मछलियों और इंसानों के लिए हानिकारक। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, रेड टाइड के बारे में ही और बात की जा रही है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानवकृत। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? वो मानव के शरीर, मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे ये एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंसेस मतलब मानव जनित कारणों की वजह से ये हो रहा है। और वो मानव जनित कारण कौन से? सीवेज मिक्सिंग इनटू द सी। हम लोग जो अपना सीवेज का पानी है वो इधर समंदर तक पहुंचा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एल्गल ब्लूम आया है। रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स, ये भी एक रीजन है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द कोस्टल वाटर, कोस्टल वाटर के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि जब हम लोग अपना पूरा का पूरा वेस्ट जो है वहां तक पहुंचा रहे हैं उस वजह से वहां पे इतना ये पोल्यूशन हो रहा है, और उस पोल्यूशन के चलते एल्गल ब्लूम्स आ रहे हैं। एल्गल ब्लूम इज द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी, जैसा कि मैंने बताया, इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर systems. While most of them are beneficial as they form basis of ocean food web, some are harmful and toxic. ठीक है, एल्गीज एक लिमिट तक तो सही रहेंगे, सेफ रहेंगे, अच्छा रहेगा वो इसके लिए, समुद्री इकोसिस्टम के लिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं तो नुकसानदेह हो। तो ये कुल मिला के कहानी थी अपनी एल्गल ब्लूम्स की, और उसके अलावा क्यों पुदुचेरी के आसपास के समंदर का पानी जो है वो रेड हो रहा है। आगे न्यूज में है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो हमने इधर बात की थी कि जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है अपना NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। किसके अधीन आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, भू विज्ञान मंत्रालय, नोट कर लीजिएगा, भू विज्ञान मंत्रालय।
के अधीन। NCCR हेडिंग डालिए, भू विज्ञान मंत्रालय के अधीन, भू विज्ञान मंत्रालय के अधीन, नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसका ओरिजिन हुआ था इन 1998, द प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट ICMAMPD वाज डेवलप्ड इन चेन्नई। तो ये ICMAMPD जो था इसको डेवलप किया गया था और बाद में ओरिजिनली ये इस नाम से आया था। तो मूल नाम इसका क्या था? मूल नाम इस संस्था इस बॉडी का था ICMAMPD। ICMAMPD फुल फॉर्म इसका नोट कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, ये इसका ओरिजिनल नेम था। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट स्टैंड, पीडी जो है वो इसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के लिए स्टैंड कर। तो ये नोट कर लिया होगा आपने कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ICMAM, ये इसका ओरिजिनल नेम था जब 1998 में बना था, 1998 में। बाद में इसका नाम हमने 2018 में चेंज करके रख दिया, सिंपल छोटा नाम रख दिया कि स्टूडेंट्स को याद करने में तकलीफ हो रही है, नाम रख दो NCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। और नाम से स्पष्ट है कि रिसर्च करते हैं, कोस्टल एरियाज में करते हैं, जैसे अभी पुदुचेरी के बारे में की है कि समंदर का पानी रेड क्यों होता जा रहा है, उसके बारे में रिसर्च इन्होंने की है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एंड इंप्रूव द कंट्रीज कैपेबिलिटीज इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द कोस्टल जोन। बस वही है कि उधर कोस्टल जोन के अंदर कोई इशू आएगा तो उसके बारे में रिसर्च की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, कासरगोड। कहां पर है कासरगोड? केरल में। न्यूज में तो है ही, मूवीज वगैरह में भी नाम खूब खाब आने लग गया। आजकल एक सीरीज आई थी फैमिली मैन, उसके अंदर कासरगोड की बड़ी चर्चा आई थी। यहाँ पर कासरगोड किस लिए है? क्योंकि कासरगोड केरला की डिस्ट्रिक्ट है, वो तो चलो हमने बात कर ही ली। इट इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली डेजिग्नेट इट्स ओन ट्री, फ्लावर, बर्ड एंड स्पीशीज। इस वजह से न्यूज में है कासरगोड। नोट करिएगा बस, कासरगोड, कासरगोड, कासरगोड के अंदर नोट करिएगा। कहां पर है? केरल में है। पहली बात तो सबसे पहले एक पॉइंट इसका नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट करिए एक पॉइंट, भारत का पहला जिला है, भारत का पहला जिला जिसने अपना डिस्ट्रिक्ट का जो खुद का जिला पेड़, जिला फ्लावर फूल, जिला पक्षी, जिला स्पीशीज नस्ल, ये सारी चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये क्या है? ये उनके नाम आप देख सकते हो पीछे, इधर आपको दिखाई दे ही रहा है। यस, ऑफिशियल ट्री इनका कौन सा है? कांजीरम। नोट कर लीजिएगा, ये जिला पेड़ इनका कौन सा? कांजीरम। तो नोट कर लीजिएगा, साथ में अपने आपने नोट किया होगा जिसने अपना जिला पेड़, जिला फूल, जिला पक्षी और जिला नस्ल डिक्लेयर किया है। जिला पेड़ कौन सा है? कांजीरम। नोट कर लीजिए कांजीरम। उसके अलावा ऑफिशियल बर्ड इनका है व्हाइट बेलीड सी हॉक, व्हाइट बेलीड सी हॉक। तो नोट कर लीजिएगा, जिला पक्षी कौन सा? सफेद सी हॉक, सफेद समुद्री हॉक। नोट कर लीजिए ये सफेद समुद्री हॉक, सफेद समुद्री हॉक। मैं बोल रहा हूं साथ साथ, अगर आपको राइटिंग इलेजिबल लग रही है तो थोड़ी माफी चाहेंगे, आपके लिए सामने लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है इधर, तो नोट करते रहिएगा अपने नोट्स में, साथ साथ नोट करते जाइएगा। सफेद समुद्री हॉक जो है इसको बोला जाता है। इनका साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं नीचे, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल स्पीशीज जो इनकी नस्ल है, कैंटोर जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल, ये टर्टल की एक नस्ल है जिसको इन्होंने ऑफिशियल स्पीशीज डिक्लेयर कर दी है अपनी। तो ये केरल के अंदर कासरगोड ने अपनी जिला नस्ल डिक्लेयर की है, ये कैंटोर जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। तो नोट कर लीजिएगा इस नस्ल के अंदर, नोट करिएगा ये टर्टल क्या होते हैं? आपके कछुए की तरह। वो टर्टल जो है कछुआ हो गया आपका। तो कछुए की एक नस्ल है जिसको इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा? सॉफ्ट शेल, सॉफ्ट शेल कछुआ है। सॉफ्ट शेल कछुआ जो है इसको इन्होंने कैंटोर सॉफ्ट शेल नस्ल डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा एक ऑफिशियल फ्लावर है पेरिया पोलाथली, ये नोट रखिएगा, पेरिया पोलाथली। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही है फ्लावर जो है इस डिस्ट्रिक्ट का, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली इधर वन लाइनर दे दिया जा सकता है कि पेरिया पोलाथली क्या है, आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इस चीज का एक प्रकार है, इस चीज का एक प्रकार है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। फ्लावर की एक वेराइटी है जिसको कासरगोड ने रिसेंटली, क्योंकि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया में ऐसा करने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट को तो याद रखना पड़ेगा। टॉपर्स के चेहरे सबको याद रहते हैं, बस वही है। फर्स्ट है कासरगोड, और ऐसा जिला जिसने अपना ये फ्लावर डिक्लेयर किया, आपको याद रखना है ये नाम पेरिया पोलाथली।
तो नोट कर लीजिएगा अपने साथ में, ये पेरिया पोलाथली, पेरिया पोलाथली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। ये एक स्पेशल प्राइज है, रिसेंटली न्यूज में है। किस लिए है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये एक बोला जाता है ह्यूमन राइट्स का टॉप प्राइज है। तो यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का एक संघ है यूरोपियन यूनियन, और वहां का टॉप प्राइज है। तो किसे मिला है? माशा अमीनी एंड ईरान वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट। ये इनका एक मूवमेंट चलता है माशा अमीनी का, और उसी को ये अवार्ड मिला है। एक ईरानियन महिला को ही अभी पीछे रिसेंटली पीस प्राइज और मिला था। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन थी। आपको करवाया हुआ है करंट अफेयर्स में, इसको क्विज का क्वेश्चन समझ के बताइएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करिए 2023 का पीस प्राइज किसके लिए अनाउंस हुआ है, नोबेल पीस प्राइज। वापस इधर आते हैं। मासा अमीनी एंड ईरान्स वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट वर अवार्डेड द साखरोव यूरोपियन यूनियन साखरोव पीस प्राइज। साखरोव प्राइज क्या है? तो नोट करिएगा, साखरोव सम्मान। साखरोव सम्मान क्या है? ये साखरोव सम्मान, इसके बारे में नोट कर लीजिए बस। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मानवाधिकार, सबसे बड़ा मानवाधिकार सम्मान। यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा मानवाधिकार सम्मान है, किसे मिला है? मासा अमीनी और ईरान की इस ऑर्गेनाइजेशन को, ईरान वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट। नोट कर लीजिएगा इसे, मासा अमीनी, लिख देता हूं मैं मासा अमीनी का नाम, मासा अमीनी, और ईरान वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट, इनको ये मिला है। साखरोव प्राइज नेम्ड आफ्टर सोवियत डिसिडेंट एंड्रे साखरोव, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट है ये, इनको मिला हुआ है। साखरोव के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन अवार्ड है ये एक, और इट वाज क्रिएटेड इन 1988। इट ऑनर्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु डिफेंडेड ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। Last year it was awarded to the brave people of Ukraine defending their country against Russia's relentless invasion. यूरोपियन यूनियन की निंदा कर रहा है। पिछली बार भी उनको इन्होंने यूक्रेन को दिया था ये अवार्ड एक सॉलिडारिटी के रूप में कि हाँ ठीक है, यूक्रेन अभी तक रशिया के सामने टिका हुआ है। इस बार का ये अवार्ड जो है ये ईरान को मिला। ईरान की एक महिला ये जो है इनको मिला है, मासा अमीनी को, और इनकी एक मूवमेंट है उनको ये मिला है साखरोव प्राइज। साखरोव कौन था? खुद नोबेल प्राइज लॉरेट है यूरोप का ही, और उस वजह से बड़ा फेमस है। नोट कर दिया होगा आपने, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। आई ड्रोन, आई ड्रोन क्या है? रिसेंटली न्यूज में हेडिंग डाल लीजिए अपनी, आई ड्रोन। आई ड्रोन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स, उसके लिए कि उनको लाहौल और स्पीति जो अनएक्सेसिबल हमारी लोकेशंस है उनके ऊपर थोड़ा आसानी से, क्योंकि अनएक्सेसिबल तो नहीं कह सकते लेकिन हार्डली एक्सेसिबल कह सकते हैं, कि जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, वहां आपकी दवाइयों की डिलीवरी के लिए, मेडिकेशंस की डिलीवरी के लिए ये आई ड्रोन उपयोग में लिया गया। आई ड्रोन स्टैंड्स फॉर ICMR's ड्रोन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का एक ड्रोन है। रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज, जैसा कि हम लोग पहले भी बात करके आए हैं। पीछे मणिपुर में दंगे हो रहे थे, किसी को कोई आइडिया ही नहीं, तो बहुत सालों से इशू है, लेकिन मणिपुर के मुद्दों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज भी अब जब थोड़ा बहुत न्यूज में रहे, वायलेंस बहुत ज्यादा हुई, न्यूज में आए, पर वापस वही मुद्दा जो है कहीं सुलझाया नहीं जाता। दिक्कत ये है, नॉर्थ ईस्ट की आवाज सेंटर तक इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाती। वो सारी बातें हैं, और नॉर्थ ईस्ट के साथ ये जो कम्युनिकेशन का गैप है उसको कम करने के लिए ICMR का एक रिस्पांस ये है आई ड्रोन, जिससे ये लोग मेडिकेशंस की डिलीवरी कर रहे हैं, एसेंशियल मेडिकेशंस लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में यूजिंग ड्रोन। उसके अलावा एम टू डिलीवर वैक्सीन एंड मेडिकल सप्लाई इन द इनएक्सेसिबल एरिया। ये इनएक्सेसिबल एरिया यही मेन दिक्कत है, वो जो मैं आपको बता रहा था। और अगर आप चलो ठीक है इंटरेस्टेड हो तो एक और बात बता दूं। इस आई ड्रोन के अंदर तो आप बस इतना ही नोट कर लीजिएगा कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दवाइयां डिलीवर करने के लिए उत्तर पूर्वी भारत में। तो इतना आप इस करंट अफेयर के बारे में नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये इनएक्सेसिबिलिटी की स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी। इनएक्सेसिबल क्यों है, क्यों इतना ये यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो चीज़ आपको आएगी मैप से समझ में।
एक रफ मैप बनाया इधर इंडिया का। इंडिया के मैप में चलो हम लोग चूंकि डिजिटल बोर्ड है अपने पास तो ओरिजिनल मैप ही दिखा देते हैं। क्यों मैं आपको इस तरह की दोयम दर्जे की ड्राइंग से पकाऊं, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा एक इंडिया का मैप दिखाता हूँ जहाँ से आपको एक स्टोरी समझ में आएगी। ये वाला देखिए, आप मैप को जरा देखिए ध्यान से। इस मैप में आपको दिखेगा इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। इसके अंदर ये हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक और चीज दिख रही होगी कि ये जो आपका एरिया है बिल्कुल छोटा सा बीच में आ गया है बांग्लादेश, और ये एरिया है चिकन नेक कॉरिडोर। हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। ऑफिशियल नाम नहीं है पर ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक नाम। चिकन नेक कॉरिडोर किस लिए बोला जाता है कि चिकन की नेक, एक मुर्गे की गर्दन देखी होगी आपने, बहुत पतली सी, सेम इधर कंडीशन है कि बहुत पतला सा एरिया है जो भारत को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। इनएक्सेसिबल भी है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, ऊपर वेस्ट बंगाल का ये दार्जिलिंग वाला एरिया वो एकदम टॉप ऊपर तक आ जाता है। दिक्कत है कि यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब कुछ इतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स उतने अच्छे नहीं है। वजह से ये एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट इस तरह से कि चाइना को जब भी हमारे सामने, चाइना की मेजर दिक्कत एक ये है कि चाइना कहीं कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आक्रमण ना कर। चाइना जब इधर अरुणाचल की तरफ बढ़ता है और आगे जाके कोशिश कर रहा है कि इधर से इधर आने की, सिक्किम के से आगे होके, उसके अलावा भूटान और नेपाल के साथ दोस्तियां स्थापित करता है। हमारे को एक चिंता अपने देश को ये रहती है कि अपना ये चिकन नेक कॉरिडोर है, ये थोड़ा वल्नरेबल पॉइंट है। खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो कि ये बांग्लादेश और इनके बीच में कुछ नजदीकियां बढ़ जाए आगे कभी, और ये जो चीज है ना, ये भारत के लिए एक बड़ा, बोल सकते हैं हम लोग कि एक सेंसिटिव पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऐसा है कि जिसपे आपको दिक्कत हो सकती है। ये चिकन नेक कॉरिडोर है, इनएक्सेसिबिलिटी की मैं बात कर ही रहा था। इस तरह की चीजें हैं ज्योग्राफी के अंदर भी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से आपको ध्यान में रखनी है बस। तो अपने बढ़ते हैं आगे अगले करंट अफेयर पे अपने आज के। हार्टलैंड त्रिपुरा, ये क्या है हार्टलैंड त्रिपुरा? इट इज ए प्रोजेक्ट टू ओपन न्यू कैरियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स। इसके अंदर कौन कौन पार्टनर है? नीलिट अगरतला, अगरतला त्रिपुरा में, नीलिट अगरतला और अपना डिलॉयट इंडिया। एक डिलॉयट इंडिया प्राइवेट कंपनी है जिसकी इंडिया ब्रांच जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो हार्टलैंड त्रिपुरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट के लिए वापस एक इनिशिएटिव लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए त्रिपुरा में क्या है कि प्रोजेक्ट टू ओपन न्यू करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन बोथ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स। तो हार्टलैंड त्रिपुरा, हार्टलैंड त्रिपुरा, नोट कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम किसके द्वारा है? एक प्राइवेट कंपनी डिलॉयट इंडिया, डिलॉयट इंडिया प्लस नीलिट। नीलिट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई बात की बहुत ज्यादा लंबा है इसलिए यही शॉर्ट नेम नोट कर लीजिएगा, इसका फुल नेम नोट कर लीजिए एक बार तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कहीं पे, पर बाकी नीलिट से याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। नीलिट अगरतला, नीलिट अगरतला और डिलॉयट इंडिया द्वारा मिलकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंदर है क्या? सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स, रोजगार मौके बढ़ाने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ ही वापस नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्किल डेवलपमेंट से संबंधित उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए एक ये करंट अफेयर हमारा न्यूज में है, हार्टलैंड त्रिपुरा का प्रोग्राम। आगे बढ़ते, WASP 17B, वास्प 17B क्या है ये? एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रिसेंटली क्वार्ट्ज और नैनो क्रिस्टल्स डिक्लेयर किए हैं एक्सोप्लैनेट में। एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है बताता हूं आपको। 17B, वास्प 17B क्या है? एक्सोप्लैनेट है। तो नोट कर लीजिएगा ये एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं कि जहां पर पृथ्वी के एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो हमारा खुद का पृथ्वी का जो अपना हमारा अपना एक सौरमंडल है, इस सौरमंडल के अंदर पृथ्वी जैसे और ग्रह जहां पर हम लोग जीवन की तलाश कर रहे हैं, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। वहां पर जीवन की संभावनाएं, वैसे प्लैनेट अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई पर संभावनाएं हैं, तो वो हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो इन एक्सोप्लैनेट में से ही एक है वास्प। वास्प 17B क्या है? एक्सोप्लैनेट है। न्यूज में क्यों है?
क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसका डिटेक्शन किया गया है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है क्वार्ट्ज के, प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नैनो क्रिस्टल्स। तो ये क्वार्ट्ज जो है वो यहाँ पर मिला है। तो एक्सोप्लैनेट में वास्प के अंदर अपने को मिला है क्या, आपको क्वार्ट्ज मिला है। क्वार्ट्ज मिला है। क्वार्ट्ज क्या होता है कि आपको सबसे एक कठोर एलिमेंट्स के अंदर इसकी गणना की जाती है क्वार्ट्ज की। द डिटेक्शन इज द फर्स्ट टाइम दैट सिलिका पार्टिकल्स have been detected in the atmosphere of an exoplanet. Silicates are minerals rich in silicon and oxygen and that make up a bulk of Earth and Moon's mass as well as other rocky objects in the solar system. बात यही है कि ये एक्सोप्लैनेट है, हम जीवन की तलाश कर रहे हैं अन्य ग्रहों पर भी, और इस एक्सोप्लैनेट पर कौन सा वास्प 17b यहाँ पर आपको मिल रहे हैं क्वार्ट्ज के अवशेष। क्वार्ट्ज क्या है, सिलिका और ऑक्साइड और ये सारे मिल मिला के आपको क्वार्ट्ज का एक फॉर्मूला सेट हो जाता है, उसके हिसाब से ये क्वार्ट्ज बनता है। तो क्वार्ट्ज के इधर आपको मिल चुके हैं, तो सिलिका और ऑक्साइड चूंकि मिल रहे हैं, सिलिका और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है और जीवन की तलाश उधर जारी है। आगे बढ़ते हैं, बीटीएस बॉट। ये बीटीएस बॉट क्या है, ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो सुपरनोवास को डिटेक्ट करता है। तो अब स्पेस साइंस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। बीटीएस बॉट फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा इसकी, ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट। ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट है क्या, एआई प्रणाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है ये, जो सुपरनोवा डिटेक्ट करती है या सुपरनोवा पहचान करती है सोलर सिस्टम के बाहर, अपने अर्थ के, अपने यूनिवर्स के अंदर। डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, अमेरिका की है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसको 1.4 मिलियन इमेजेस फ्रॉम नियरली 16,000 सोर्सेस से स्टडी करके और फिर डिक्लेयर किया गया है। सीधी सी बात है, एआई करती क्या है, एआई आपको जो भी आप अभी सर्च इंजन वगैरह बिंग हो या बार्ड हो, वो सारे के सारे करते क्या है कि जो इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा है या ह्यूमन रिस्पॉन्सेस है उनको रिकॉर्ड करके उनके अंदर उन्हीं के द्वारा एक एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं कि एक इंसान सामने से आंसर कैसा देगा या इंसान जनरेटेड फोटो कैसी होगी, तो वो एआई है वहां पर। और ये अब स्पेस साइंस के अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी का एक प्रोडक्ट बीटीएस बॉट सुपरनोवास को डिटेक्ट करने का काम करेगा। इंटिफाडा, ये इंटिफाडा क्या है, इंटरेस्टिंग सा नाम है इंटिफाडा। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कि इंटिफाडा किससे रिलेटेड। ये है अपना जो चल रहा है कि इजराइल पैलेस्टीन का आयरन डोम बताया था उसके बारे में आपको, और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बड़ी चर्चा की थी। ये इंटिफाडा क्या है, इट लिटरली मींस टू शेक ऑफ। शेक ऑफ क्या होता है कि हिला देना, पूरा का पूरा सिस्टम हिला देना। इंटिफाडा का लिटरल मीनिंग ये है, अरेबिक शब्द है ये इंटिफाडा, तो नोट कर लीजिएगा इंटिफाडा। इंटिफाडा एक अरेबिक शब्द है, अरबी शब्द है जिसका मतलब है हिला देना, सब कुछ हिला देना या टू शेक ऑफ। यूज हुआ था ये कि पैलेस्टीनियन मूवमेंट के लिए यूज हो चुका है ये शब्द पहले भी, पॉपुलर मूवमेंट्स बाय द पैलेस्टीनियंस इन 1980s में यूज हुआ था ये शब्द। और राइटियस रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन, इसके लिए कि सही लोगों का न्यायपूर्ण एक अपना मूवमेंट, एक आंदोलन, एक शोषण के विरुद्ध। शोषण, ऑपरेशन शब्द जो है ये शोषण को बता रहा है, शोषण के विरुद्ध राइटियस मूवमेंट, एक न्यायोचित मूवमेंट जो है उसके लिए ये शब्द इन्होंने यूज किया था। तो इंटिफाडा किस लिए न्यूज में, अरबी शब्द है जिसका मतलब है हिला देना। पैलेस्टीन अंडरवेंट 2 इंटिफाडास फ्रॉम 1987 to 93 एंड 2000 to 2005। ये वापस वैसा ही बन रहा है, तो वापस ये न्यूज में आ चुका है क्या, इंटिफाडा। ये हमारे आज के कुल करंट अफेयर्स थे। आपको ये पीडीएफ जो है इस हमारे यूट्यूब, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। जाइए पीडीएफ डाउनलोड करिए, अपने फोन में सेव रखिए, जो नोट्स हैं वो उसको आप पॉइंट फॉर्म में रिवाइज करते रहिए। हमारा चैनल यूट्यूब का एक्सप्लोर करिए, इसके अंदर और आपको नई प्लेलिस्ट जो है वो इधर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, वो तो देखोगे ही। उसके अलावा कुछ और नए इनिशिएटिव्स अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी निगाहें जमाए रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियोस को, चैनल को शेयर करिए। आप सबका सपोर्ट इधर इस टीम को बहुत ज़्यादा उस सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर सकें।